हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को समझेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 10th बेस्ड है। हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं उसको भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Chemical reactions and equations. The following observation help us to determine whether chemical reaction has taken place. एक chemical reactions हो रहा है उसको हम लोग कैसे जानेंगे? उसके कुछ चेंजेस होते हैं, उसको हम लोग समझ के देख करके समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। जैसे चेंज इन स्टेट, अगर कोई सॉलिड है और लिक्विड बन जाए, या फिर सॉलिड से गैस बने, या फिर लिक्विड से सॉलिड बने, तो वो सब चेंज इन स्टेट में आता है। चेंज इन कलर, किसी चीज़ का कलर चेंज हो तो भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हुआ है हम लोग समझेंगे। और गैस इवोल्यूशन हो रहा है तो हम लोग भी समझेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शंस हुआ है। और चेंज इन टेम्परेचर, किसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, उसमें भी हम लोग को पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हुआ है। इस तरह हम लोग चार चीज़ों के अनुसार ये जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है या नहीं। ये हम लोग इन चार चीज़ों से जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल इक्वेशंस। एक केमिकल इक्वेशंस में दो चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है कि केमिकल इक्वेशंस जो भी है उसमें रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट क्या है? द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इनटू द रिएक्शन आर द रिएक्टेंट। जो केमिकल चेंजेस में भाग लेता है उस सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट क्या है? द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन नोन एज अ प्रोडक्ट। न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शंस इज नोन एज अ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं तो देखेंगे कि यहाँ सोडियम का दो एटम है, सोडियम का दो एटम और क्लोरीन का एक एटम, दोनों मिलकर हमारा 2NaCl, जो हम लोग नमक खाते हैं उसका दो मॉलिक्यूल्स बनता है। यहाँ उसके बगल में जो S लिखा है ये उसके स्टेट को दर्शाता है कि ये सॉलिड में है। यहाँ जो क्लोरीन के बगल में G लिखा है ये गैस को दर्शाता है कि क्लोरीन गैस फॉर्म में है। और NaCl जो सब्सटेंस बना है, उसको प्रोडक्ट बना है, उसका एस बगल में लिखने का ये दर्शाता है कि ये सॉलिड फॉर्म में है। इसमें रिएक्टेंट क्या होगा? यहाँ रिएक्टेंट सोडियम होगा और क्लोरीन होगा। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट हमारा सोडियम क्लोराइड होगा, जिसको नॉर्मली हम लोग नमक बोलते हैं। यहाँ नोट करने की बात है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शंस, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द केमिकल प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, दिस नोन एज अ मास कंजर्वेशन। तो इसी को हम लोग मास कंजर्वेशन भी बोलते हैं कि मास को नहीं तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, और ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसको हम लोग सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में एक मास को दूसरे मास में चेंज कर सकते हैं, और इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। अगर एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन, सो आपको ये लिखना पड़ेगा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शंस, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मास को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। टोटल मास का जो एलिमेंट है प्रोडक्ट में, वही टोटल मास इक्वल होगा रिएक्टेंट में, और इसी को हम लोग मास कंजर्वेशन बोलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट में है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए हम लोग सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड कैसे होगा। ठीक है, balanced chemical equation. The number of atom of each element remain the same before and after the chemical reaction. So कोई भी अगर केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें जो ईच एलिमेंट का नंबर्स, एटम्स नंबर है, कितने नंबर ऑफ एटम भाग लिए हैं उस केमिकल रिएक्शंस में, वो हमेशा सेम रहेगा। प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में भी सेम रहेगा और प्रोडक्ट साइड में भी सेम रहेगा। इसी अगर सेम नहीं है तो हम लोग सेम कर सकते हैं कुछ चेंजेस करके, लेकिन ये ध्यान देना है कि प्रोडक्ट जो बना है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। प्रोडक्ट जो रहेगा वही रहेगा, उसके नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज करेंगे। उसके आगे लिखते हैं नॉर्मली, इधर ऐसे लिखते हैं 2, इधर कुछ भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे हम लोग का एक केमिकल रिएक्शंस है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड दो का केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन मिल रहा है। सो यहाँ पे हम लोग कैसे समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे एलिमेंट, एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, दूसरा तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो जितना भी हमको दिख रहा है एलिमेंट, देखिए यहाँ पे जिंक है तो यहाँ पे जिंक लिख दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है सो यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे सल्फ़र है एक, यहाँ पे सल्फ़र, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन। सो उस पूरे को लिख देंगे और फिर हम लोग ये देखेंगे कि दोनों तरफ बैलेंस्ड है या नहीं, और लिखेंगे द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट में कितना एटम है, जिंक का देखिए, जिंक का यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, सो जिंक का हो गया 1। यहाँ हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं है लेकिन उसके बगल में 2 है, मतलब हाइड्रोजन का 2 है, सो हाइड्रोजन 2 एटम है। सल्फ़र का कुछ नहीं है तो सल्फ़र का 1 सल्फ़र है, और ऑक्सीजन का 4, S4 लिखा है तो O4 लिखा है तो ऑक्सीजन 4 आ गया। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे देखेंगे नंबर ऑफ द एटम इन प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड में इसमें कितने एटम्स है सभी के। देखिए जिंक का 1 एटम है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 और जिंक 1, तो जिंक 1 हो गया। उसके बाद सल्फ़र भी 1 हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 4, और फिर आता है हाइड्रोजन का 2। ठीक है, इस एरो साइन से ही हम लोग के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करते हैं। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखेंगे। सो इस तरह हम लोग जाने कि देखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट में जितना एटम है और प्रोडक्ट में जितना एटम है दोनों को मैच करेंगे, दोनों मैच होना चाहिए। इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, सल्फ़र इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 4 है। सो इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि हमारा जो ये रिएक्शंस है ये बैलेंस्ड है। सो कभी एग्ज़ाम में आता है कि बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, जो भी रिएक्शंस दिया है उसको बैलेंस्ड करिए। सो वो भी हम लोग करना सीखेंगे कैसे बैलेंस्ड करते हैं। देखिए द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंट बाय द नोटेशन G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, AQ मीन्स एक्वस एंड S रेस्पेक्टिवली। कोई भी एक केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, ये सपोज केमिकल रिएक्शंस है जिसमें ऊपर जो हम लोग पढ़े थे वही है। तो जो भी
उसके स्टेट को दर्शाता है वो उसके बगल में लिख सकते हैं। जैसे सोडियम के बगल में एस लिखा है, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे उसको, तो एस मीन्स सॉलिड, जी मीन्स गैस, एंड एक्वस लिखा है तो वो एक्वस है, और एल मीन्स लिक्विड स्टेट में है, उसके स्टेट को दर्शाता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, किस में है। दूसरा, यूजली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। सो नॉर्मली जो भी केमिकल इक्वेशंस रहता है उसके बगल में वो लिखा नहीं रहता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और लिखेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब तक बोला नहीं जाता तब तक लिखते नहीं, नेसेसरी नहीं है कि उसको लिखे ही। अगर स्पेसिफाई करके बोला है कि उसके स्टेट को भी बगल में लिखिए तो आपको उसके स्टेट को भी बगल में लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट है, sometimes the reaction condition such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation। ये जो इक्वेशंस है सोडियम, क्लोरीन, ये जो एरो है, एरो के कभी ऊपर में देखेंगे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस बुक में, तो यहाँ पे टेम्परेचर लिखा रहेगा, जैसे 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये रिएक्शन तभी होगा जब ये 35 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग गर्म करेंगे। और कभी कभार कैटलिस्ट डाला जाता है जो कि रिएक्शंस को स्लो या फास्ट करते हैं। प्रेशर लिखा जाता है कि इतने प्रेशर्स पे ये हमारा रिएक्शंस वर्क करेगा। सो जो भी लिखना है वो हम लोग इस एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। हीट करना है तो हीट का ऐसे सिंबल देते हैं, ऐसे हीट, या फिर हम लोग हीटेंगे वहाँ पे ऐसे हीट लिखेंगे, या फिर हम लोग ऐसे का सिंबल भी दे सकते हैं कि हमारा हीट हो रहा है। तो यहाँ तक हम लोग 3 समझे। उसके बाद है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस का टाइप क्या है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड बिटवीन द एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है? जो दो एक मॉलिक्यूल के बीच में जो आपस में बॉन्ड है उसको ब्रेक करना और नए बॉन्ड का निर्माण करना, और उससे कि न्यू सब्सटेंस का इजाद होगा। तो हम लोग पहला जानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन 2 और 2 सब्सटेंस, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ये क्या है? व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड combine to form a single product, the reactions are called the combination reaction। जैसे एग्जांपल में है कार्बन, या कार्बन सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैस स्टेट में, दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। एक कोई भी इक्वेशन है उसको जो हम लोग रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जो बन रहा है उसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे। दोनों को एरो साइन बताता है कि रिएक्शंस इस तरफ से इस तरफ हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड हुआ है। और उसके बगल में जो एस, जी, एल ये सब जो लिख रहे हैं उसके स्टेट को बताते हैं। उसके बाद अगर सपोज़ कुछ प्रेशर, टेम्परेचर लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे, एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग समझेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शंस हुआ। ये तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? रिएक्शन in which heat is released along with the formation of product called the exothermic chemical reactions। कोई भी केमिकल रिएक्शंस है, जैसे सब मान लीजिए ये हमारा केमिकल रिएक्शंस है, अगर उसमें हीट एज अ प्रोडक्ट निकलता है, हीट एज अ प्रोडक्ट, हीट देना नहीं,
हीट एज अ प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पर है मीथेन CH4 गैस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है, दोनों कंबाइन करता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों गैसेस फॉर्म में बनता, प्लस हीट भी निकलता है। जब देखेंगे मीथेन जब जलता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो एक प्रकाश जैसा निकलता है, वही है हीट। नेक्स्ट है कि क्या आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, उसमें होता है जो भी ग्लूकोज है C6H12O6, जो भी ग्लूकोज है एक्वस फॉर्म में, वो जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उससे कंबाइन करता है, और कंबाइन करके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग बाहर निकालते हैं, और फिर ऑक्सीजन वाटर लिक्विड फॉर्म में, और फिर एनर्जी मिलता है। ये एनर्जी ही हम लोग को रनिंग करने में, काम करने में, डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ करते हैं उसको करने में सहायता करता है। करते हैं ना, बहुत खेल लेने के बाद लगता है कि एनर्जी चला गया है, तो एनर्जी चला गया मतलब अब एनर्जी नहीं बन पा रहा है, हमें कुछ खाना पड़ेगा, खाने के बाद फिर से वापस एनर्जी हमारा आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा रिएक्शंस है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? नाम से ही जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये डीकम्पोज होगा किसी भी चीज़ से, चाहे हीट करने से या प्रेशर करने से, कुछ भी करने से डीकम्पोज होगा। डीकम्पोज करने के बाद वो ब्रेक डाउन होके सिंगल सिंगल प्रोडक्ट देगा। सो उसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है जैसे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट यहाँ पे है, ये हीट दी है इसको, तो ये टूट गया। ये हीट ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे एरो के ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। सो इसमें क्या बना? फेरस Fe3O3, फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये सॉलिड फॉर्म में है, ए गैस, ए भी गैस। इसमें है डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हमेशा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है उसको डीकम्पोज करने के लिए। सो इसको नोट करिए, आज क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को क्या ज़रूरत है जो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, तो उसमें हीट देना पड़ेगा। सो पिछले स्लाइड में क्या देखे थे कि हीट निकल रहा है एज अ प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोले थे? उसको हम लोग बोले थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे था ना, उसको बोले थे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें हम लोग हीट दे करके एक सब्सटेंस को छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ते हैं, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ये वह रिएक्शन है विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, जैसे शुगर सिरप। शुगर सिरप जो भी हम लोग अगर पानी में शुगर को डालते हैं और उसको घोलते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि पानी का जो टेम्परेचर है और शुगर सिरप का जो टेम्परेचर है वो दोनों अलग है। शुगर सिरप का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा वो इन्वायरमेंट से या हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तब वो रिएक्शन होगा। हम इसमें फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो ठंडा लगता है। सो प्रोडक्ट को टच करके हम लोग समझ सकते हैं कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर टच करने से वो गर्म है तो एक्सोथर्मिक हो गया, अगर टच करने से वो ठंडा है तो एंडोथर्मिक हो गया। सो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है? इसमें इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? ये जो आयरन है, यहाँ जो कॉपर है, इसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर हटेगा और आयरन वहाँ पे जुड़ेगा, तो बनेगा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के बाद कॉपर एज अ सॉलिड बगल में रहेगा और ये एक्वस लिक्विड में घुला रहेगा।
इसमें नोट करने की बात है कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। जब भी कॉपर के किसी एक्वस सॉल्यूशंस में जिंक और लेड को ऐड करेंगे, सो जिंक और लेड हमेशा कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि जिंक और लेड मोर रिएक्टिव है कॉपर से। जितने भी नोट मैं बनाया हूँ उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो एज अ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? एनी रिएक्शन, पहले उससे जाने के लिए पहले समझेंगे कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस्ड अ प्रिसिपिटेट कैन कॉल्ड अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है? कभी कभार देखेंगे कि चूना को अगर हम लोग घोल देते हैं तो घोलने के बाद कुछ तो घुल जाएगा, उसके बाद जो पत्थर कंकड़ रहता है वो नीचे बैठ जाता है। सो इसी को हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं और इस रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे जो है सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड दोनों का रिएक्शंस होता है, तो बेरियम सल्फेट एज अ सॉलिड नीचे बैठ जाएगा, बेरियम सल्फेट एक लेयर फॉर्म करेगा, और जो सोडियम क्लोराइड है वो एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन में रहेगा। इसमें क्या है? वाइट प्रिसिपिटेट बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फर 4 2- and barium 2+. The other product form is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction is in which there is an exchange of ion between the reactant are called the double displacement reaction. So इसमें ions का डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है आयंस का। यहाँ से सोडियम निकला है, इधर आया है, ठीक है, और यहाँ से क्लोरीन निकल के बेरियम निकल के इधर से सल्फेट में आया है, तो बना क्या? बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। सो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ दो हुआ, सोडियम गया और बेरियम आया, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और जो लास्ट में बचा था बेरियम सल्फेट, वो एज अ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है? सॉल्यूशंस के बाद जो भी नीचे जम जाता है एज अ सॉलिड, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम लोग समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? अगर एक सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन और लूज करता है हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सपोज कोई रिएक्शन हो रहा है और एक सब्सटेंस है और वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, सो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज रिएक्शंस, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइज रिएक्शंस। अगर एक सब्सटेंस लूज कर रहा है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन लूज कर रहा है और गेन कर रहा है हाइड्रोजन को, सो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड और इस रिएक्शंस को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शंस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, कॉपर है और ऑक्सीजन है, दोनों को हीट मिला, हीट मिलने से कॉपर ऑक्साइड बना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो ऑक्सीजन है ये गेन कर रहा है, सो ऑक्सीजन गेन किया तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज। नीचे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन दिए और हीट किए, सो हम लोग क्या बना? कॉपर अलग हो गया और H2O बना। सो यहाँ पे जो कॉपर था वो अपना लूज कर रहा है ऑक्सीजन को, सो और गेन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। सो इसमें हमारा ऑक्सीजन लूज करेगा तो क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन। सो पहला एग्जाम्पल है ऑक्सीडाइज रिएक्शंस का, दूसरा एग्जाम्पल है रिडक्शन रिएक्शंस का। अब करोजन क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेड टू करोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द करोजन। कभी कभार हम लोग देखे हैं कि लोहे को ऐसे खुले हवा में पानी में रख देते हैं तो उस पर एक लेयर फॉर्म हो जाता है, सो उसी को हम लोग करोजन बोलते हैं। करोजन के लिए क्या ज़रूरी है? मॉइस्चर ज़रूरी है। सो नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि चिप मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैक्स चिप विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सो जो भी हम लोग चिप्स कुरकुरे जो खाते हैं उसमें मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस को भर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस एज अ इनर्ट गैस काम करता है जो कि ऑक्सीडाइज करने में प्रिवेंट करता है, ऑक्सीडाइज नहीं होगा।
जो भी चिप्स और हमारा जो फूड है वो सुरक्षित रहेगा और ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सो आज हम लोग बहुत कुछ पढ़े कि केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, केमिकल रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या थे, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, कब जब ऑक्सीजन लूज़ होगा या हाइड्रोजन गेन होगा, ऑक्सीजन गेन होगा, हाइड्रोजन लूज़ होगा तो उसको क्या बोलेंगे। उसके बाद क्या ऑक्सीडाइज बचाने के लिए, चिप्स के पैकेट को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए मैन्युफैक्चरर उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू।